नमस्कार। लोकमत राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की राजनीति की। और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति अगर हम बात करेंगे तो एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो परिवार है जसोल परिवार। और उसी परिवार से आज हमारे साथ हैं मानवेंद्र सिंह जसोल साहब। तो आज उनसे कई तरीके की बातें करेंगे, उनके अनछुए पहलू को छूने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि राजनीति में उनका जो कद है वो राजनीति को कितना बड़ा बना रहा है। हमारे साथ हैं मानवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान को देखें अगर हम तो बड़ा इंपॉर्टेंट वाला मामला हो जाता है। और अगर शुरुआती दौर अगर हम देखें, बीजेपी का भी अगर हम शुरुआती दौर देखें तो बड़ा हाशिए पे कभी रहा करती थी वो राजनीति वहाँ की। लेकिन जब से जसोल परिवार आया, जसवंत सिंह जी साहब ने वहाँ राजनीति की शुरुआत करी तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी भी बहुत उठापटक है राजनीति में। पश्चिमी राजस्थान को हम दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अभी राजनीति में। कैसे देखते हैं आप? एक दिशा से देखें, ये जो 8 मैंने हर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा होती है, 32 जो विधानसभा सीटें हैं, जोधपुर डिवीजन जिसको पुराना जोधपुर डिवीजन मानते हैं, वहाँ आपकी बात सही है। राजनीति एक अलग दिशा में है या अलग भावना से है। दिशा तो नहीं कहूँगा कि दिशा तो राजस्थान की दिशा है, लेकिन अलग भावना से राजनीति है वहाँ। और उसके कई कारण हैं। कुछ तो लोकल कारण हैं, कुछ बाहरी कारण भी हैं, और कुछ अगर आप देखें तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर का कोई बड़ा भाग लोग दिशावर रहते हैं। वो कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, कहीं और हैं। वहाँ का भी प्रभाव यहाँ पड़ता है क्योंकि उनका व्यवसाय पीढ़ियों से, कई तो 3-4 पीढ़ी से बाहर है, तो उसका भी असर पड़ रहा है हमारे यहाँ। और पंचायती राज चुनाव जो अभी आने वाले हैं, बिल्कुल उसको लेकर सक्रियता तो वहाँ कर्नाटका में रहने वाले की बढ़ गई है। तो ये ऊर्जा जो है, राजनीतिक ऊर्जा, ये पश्चिम राजस्थान में डेफिनेटली ज़्यादा है। देखिए, किसी भी चीज को अगर करना है तो उसके लिए वित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और मारवाड़ियों का तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। सदियों से जो है वो क्योंकि कहीं कुछ था ही नहीं, बंजर जमीनें थी, बाहर निकले और बिजनेस में बहुत बड़ा नाम किया। तो पॉलिटिकली जब हम आगे बढ़ते हैं तो वित्त बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और मारवाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है। तो उनका राजनीति में कितना प्रभाव है और बाड़मेर और जैसलमेर और उस एरिया की जो राजनीति है वो कितना इम्पैक्ट करती है पूरे राज्य की राजनीति को? एक बात मुझे आपकी काटनी पड़ेगी, भूमि कभी बंजर नहीं होती। भूमि पर कोई ना कोई कीटाणु से लेकर, पुरुष से लेकर, पशु से लेकर, हम सब उसी भूमि पर निर्भर है। भूमि से जो हमारा कनेक्शन है, जो आस्था है, वो विषय अलग ही है। उसके बाद उसकी भी चर्चा कर सकते हैं आगे। और जो मारवाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, मारवाड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पश्चिम राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ से यदि आप मैंने उद्योगपति या व्यवसाय वाले, वो मैंने एक ही पीढ़ी में उद्योगपति बन रहे हैं हमारे यहाँ से, जो बाहर जाकर। यहाँ तो इतना है नहीं, उपजाऊ भूमि उपजाऊ नहीं है, पशु के हिसाब से तो बहुत है, परंतु खेती और उस व्यवसाय से उपजाऊ नहीं है। तो इसलिए वो बाहर जाकर उन्होंने अपना नाम अच्छा कमाया है, आय बहुत बढ़ाई है। आप वित्त की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि राजनीतिक या कुछ भी करने के लिए आज हमारे यहाँ इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, सोलर के हैं, पवन ऊर्जा के हैं, तो उसको लेकर वित्त तो चाहिए। तो वो उसमें भी कंपटीशन आपस में है, उसको लेकर भी ये राजनीति का असर पड़ रहा है। तो ये पैसा बाहर से तो आ ही रहा है, लोग अपनी कमाई बाहर जाकर कर रहे हैं और उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है, तो उससे भी लेकर काफी उथल पुथल हो रहा है। उपजाऊ नहीं है भूमि, और उसके साथ साथ हम अगर विकास की बात करें तो सोलर पैनल्स पर हमारे, सोलर ऊर्जा की तरफ हमारा बहुत ध्यान है। केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, लेकिन उसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी सी खड़ी होने लगी है कि जो
भूमि है उसके ऊपर खेजड़ी का भी बीच में भी बात हुई थी, अभी एक यात्रा भी चल रही है, तो वो भी उनको लगता है कि उस भूमि को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। वो सारे जो पेड़ हैं और जो हमारी आस्था से जुड़े हुए चीजें उनको डिमोलिश करके और उसके बाद वहां पर जो है वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो उसको लेकर भी लोगों को है। तो विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है, तो क्या हम माने कि ये जो सोलर पैनल और सोलर ऊर्जा के लिए कहीं हमको ज्यादा प्रोएक्टिव तो नहीं हो रहे? क्योंकि आप उस जमीन से जुड़े हुए हैं, आप उन लोगों से डे टू डे बात करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, सोलर के दो पहलू हैं। एक तो अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी सौर घर योजना, कि अपने घर के ऊपर आप पैनल लगाइए, घर को आप एक सोलर प्लांट बना दीजिए। हर व्यक्ति अपने घर को सोलर प्लांट बनाए, उनकी आय बढ़ेगी, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी है जो नहीं चाहिए उस समय, वो ग्रिड में जाकर उसकी इनकम बढ़ती है। तो उसमें अगर आप प्राकृतिक रूप से देखें तो घर भी, क्योंकि पैनल ऊपर है घर के ऊपर, तो घर भी थोड़ा ठंडा रहेगा, कुछ तापमान में फर्क पड़ता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। और दूसरी बात ये है कि जिस भूमि की आप बात कर रहे हैं, भूमि में जो जहाँ विवाद है, जहाँ अभी आक्रोश है, चाहे खेजड़ी हो चाहे ओरण हो, ये दो ज्वलन विषय हमारे यहाँ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता आई, तो हमारे लोगों ने देवी देवताओं के नाम से हमारे क्षेत्र में जो स्थानीय देवता थे, लोक देवता थे, उनके नाम से कई जगह ओरण ब्लॉक कर रखी थी, क्योंकि वो पीढ़ियों से आई है। और कई जगह ओरण आस्था से थी, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं थी। ये जो विवाद, जो रिकॉर्ड का विवाद है, जो पहले रिकॉर्ड में रेवेन्यू में आ गई, राजस्व रिकॉर्ड में ओरण दर्ज है, जैसे नागराची देवी की, हमारे कुल देवी की ओरण है, वो दर्ज है। कई जगह दर्ज है, कई जगह दर्ज नहीं है। और जहाँ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो अभियान भी चालू हुआ था बीच में, और कई जगह हमने दर्ज करवाई भी है, जहाँ लोगों ने कहा, लोगों के प्रस्ताव आए, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आए, तो दर्ज हुई। अब दर्ज कई जगह कहीं ना कहीं लिखाई में कमी रही, कागज में कमी रही, प्रस्ताव में कमी रही, कहीं भाषा में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, इसलिए वो दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने छूट भी दी थी कि जो आस्था की भूमि है, जो 47 से पहले ओरण मान्यता थी, उसको आप दर्ज कर सकते हो। अब उसके लिए स्थानीय लोगों को अपना अभियान चालू करना चाहिए। ब्लॉक करना, किसी प्रोजेक्ट को ब्लॉक करना, उससे अच्छा तो अपने ओरण को दर्ज कराना। मैं समझता हूँ कि दर्ज कराएं, उसके बाद में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। खेजड़ी का जो विषय है, वो तो हमारे लिए, हमारी सांगरी खेजड़ी से तो आती है। हम तो सदियों से, पीढ़ियों से खेजड़ी से जुड़े हुए हैं। और हाँ, और हमारे लिए, हमारी तो सब्जी वही है। पश्चिम राजस्थान में 12 मास हमारे लिए वही चलती है। तो वो तो भावना तो है ही, पेट से भावना तो है ही। और मैं अगर ये प्रधानमंत्री का अगर आप प्रपोजल देखें, जो घरेलू सौर प्रोग्राम का, और इसको लेकर, भूमि को लेकर देखें, तो मैं समझता हूँ समाधान उसी में है। जो प्रधानमंत्री जी का प्रपोजल है, उसमें समाधान है। मानवेंद्र सिंह जी, आप उस परिवार से आते हैं जिसने जसवंत सिंह जैसा बेटा दिया है, और वित्त और विदेश दो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं जिसको उन्होंने देखा और उस ऊंचाई तक लेके गए। आप उनके सुपुत्र हैं, तो वो टेन्योर आपने देखा है। और आज का जो विश्व है, जिस तरीके से वॉर्स चल रही हैं, उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा टाइप का युद्ध होने लगा है? अगर हम ईरान और इजराइल और अमेरिका की देखें, युद्ध में तो चले गए, लेकिन निकलने का अब साधन नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि विदेश नीति पर और युद्ध और डिफेंस के ऊपर आपका खासा आपका विषय भी है और आपका खासा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या अशांति के तौर पर ही क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, या अभी इसमें कुछ गुंजाइश है?
मैं नहीं समझता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो अमेरिका और इसराइल ने जो युद्ध करा है ईरान पर, उनके सहयोग में अमेरिका के कोई भी साथी देश, नेटो के सदस्य, किन्होंने सहयोग नहीं दिया और उन्होंने खुला कहा कि हम इस युद्ध में साथ में नहीं हैं। 2001 में जब आक्रमण करा अफगानिस्तान पे, तालिबान अल-कायदा पर, उसमें पूरा विश्व उनके साथ था, क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन, और जिस प्रकार एक ऐसी अप्रिय घटना हुई जो आप कल्पना नहीं कर सकते, वैसी घटना हुई। उस भावना को लेकर लोग सब, पूरी दुनिया उनके साथ जुड़ी हुई थी और उनके पक्ष में थी। आज कोई पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि ये जो युद्ध है वो कोई एक खोखला विषय है, और कहना परमाणु है लेकिन नजर तेल पर है। और इस बात से एक साफ बात साबित हो गई कि अगर यदि ईरान के पास परमाणु शस्त्र होते तो युद्ध नहीं होता। और आश्चर्य की बात यह है कि 2025 में एक परमाणु देश, जिसके पूर्व पश्चिम में मिलाकर 3 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उस परमाणु देश ने तीनों पर हमला करा, कोई ना कोई घटना करी, कोई ना कोई अटैक करा, और दुनिया ने कुछ नहीं कहा। ये दोगली राजनीति, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जनवरी 2025 में अफगानिस्तान पर अटैक करा, बॉर्डर पोस्ट पर। बिल्कुल। मार्च में ईरान पर करा, बॉर्डर पोस्ट पर करा, और मई में भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर करा। 3 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के, और कोई पड़ोसी है नहीं। तीनों पर पाकिस्तान ने अटैक करा, क्योंकि वो परमाणु देश है, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज ईरान के पास परमाणु शस्त्र नहीं है, इसलिए ये अटैक हुआ है। बैम है, भ्रम है कि इनके पास होगा, लेकिन उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर है तेल का खेल, और पूरा जो खाड़ी है, खाड़ी को कंट्रोल करने वाला है। तो क्या लगता है आपको, अमेरिका जो है जिस तरीके से उसका वर्चस्व हमेशा रहा और अपने आप को महाशक्ति के तौर पर वो करता रहा, इस युद्ध के बाद वो जो उसकी जो एक इमेज खड़ी हुई थी, क्या वो आपको लगता है कि वो डैमेज हुई है? क्या ये पूरा जो युद्ध है, ये आप जैसा आप कह रहे हैं कि तेल को लेकर है, तो क्या तेल पर पकड़ अमेरिका की खत्म हो रही है? डॉलर जो है उसको लेकर अब पूरे विश्व एक जो परिदृश्य, उसके अंदर डॉलर की जो विश्वसनीयता, उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस भी अब जो है वो सब, जब हम भी अब रशिया से तेल ले रहे हैं तो रूबल में या इंडियन करेंसी में हम बात कर रहे हैं, युआन में, चाइना चाह रहा है कि युआन में हो, तो वो जो एक डॉलर की जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा है। उस वजह से बौखलाया हुआ अमेरिका, इस वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। क्या देखते हैं आप? कारण कहीं है, ये भी सही कारण है, ये भी आप जो आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने वर्षों से ईरान पर प्रतिबंध है, किसी न किसी रूप से। सन 79 से कोई ना कोई प्रतिबंध है ईरान पे, ठीक है, और उनको पार करने के लिए ईरान अपना तेल बाहर भेजना ही पड़ेगा। इतना तो वो उनका काम है ही नहीं, इतना जब भेजते हैं बाहर, तो वो जो ट्रेड है वो युआन में करेगा किसी के साथ किसी अन्य करेंसी में करेगा। तो ये जो कंपटीशन जब बढ़ रहा है ना, जब लोगों ने कहा कि ब्रिक्स अपने करेंसी में ट्रेड करेगा, उसको लेकर वॉशिंगटन में हलचल होगी, क्योंकि उनकी जो मोनोपोली है डॉलर की, हर जो भी ट्रेड होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो आज तेल का भाव डॉलर में, सोने का भाव डॉलर में, तो वो जो मोनोपोली है, वो जब मोनोपोली टूटने की संभावना में है, तो ये फड़फड़ करके वॉशिंगटन कर रहा है। वो तो है ही है, और तेल का भी है, क्योंकि तेल सब जगह सीमित है। अमेरिका के पास अभी बहुत है, परंतु वो भी सीमित है। उनका तो जो डेली जो काम ले रहे हैं वो तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो फिर आगे भविष्य के लिए उनको कंट्रोल तो चाहिए कहीं का, और निकलेगा यहीं से, खाड़ी से। और खाड़ी में तेल का भी है, और जो ट्रेड रूट है उस पर भी तो कब्जा चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब लेकर, इस भौगोलिक दृष्टि को देख कर भी है, और तेल को देख के भी है, और डॉलर का तो है ही है। डॉलर का कंपटीशन बढ़ गया है, और ये लगातार ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि ये इनकी जो राजनीति है, इनका जो भरोसा नहीं है कि अचानक इसने
जो टैरिफ को लेकर अचानक इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। डब्ल्यू जिस प्रकार ट्रंप ने घोषणा करी है पिछले 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में, इसका मतलब WTO का तो कोई रोल ही नहीं है। WTO भी तो एक पूरे विश्व ने बनाई एक संस्था, बिल्कुल, उसको ही खत्म कर दिया। इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर और चर्चाएं हो रही है, आज इस तरीके की वार्ताएं हैं, क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट होगा इसका, या ये भी एक प्रोपेगेंडा टाइप का, ये केवल ठीक है कि अमेरिका निकल नहीं पा रहा है तो कुछ एक उसको चाहिए, टाइम चाहिए कि वो कैसे अपने आप को बचा ले इस युद्ध से और इन सब से? ना, वो बचा तो लेगा, वो चाहिए तो उनको टाइम, उनको निकलना तो है ही, क्योंकि जिस तैयारी में वो आए और जिस प्रकार उन्होंने बमबारी करी है, वो पूरा सफल होने के लिए उनको तो कई महीने चाहिए, और कई महीने है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वो फिर वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी वित्तीय व्यवस्था, विश्व की वित्तीय व्यवस्था पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो इतना ही नेगेटिव होगा कि लोग तो मैंने हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान हो जाएंगे। तो वो कर नहीं सकता, और एक रास्ता चाहिए बाहर निकलने का इस संकट से, और पाकिस्तान ने मौका दे दिया उनको वार्ता कराने का। पिछले कई महीनों से चमचागिरी कर रहे थे, उन्होंने मौका उठाया, उसका फायदा। मैं तो चाहता हूँ शांति हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रभाव पड़ रहा है ना, देश में प्रभाव पड़ रहा है, हमारे यहाँ संकट है। प्रधानमंत्री जी बार बार इसी पर जिक्र कर रहे हैं कि आर्थिक संकट सबके लिए है, और उसका समाधान स्थानीय ही समाधान होगा। और एक आम आदमी से संकट की आपने जैसे बात करी, आम आदमी से जुड़ा हुआ जो मसला है, गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी सारी चीजें, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने के कगार पे, क्योंकि पॉलीथीन का जो रॉ मटेरियल है सारा इसी चीजों से आ रहा है। तो गुजरात में स्थिति बड़ी खराब हो रही है, वहां पे फैक्ट्रियां जो है शटडाउन पर चली गई हैं उस तरीके की। क्या लगता है आपको कि ये सारी जो चीजें हैं इनका इम्पैक्ट भारत पे थोड़ा कम आया है, या ये अभी हमको थोड़ा सा और डरने की जरूरत है कि क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही है, होटल्स के चूल्हे बंद हो गए हैं, वहां पर जो है वो गैस की कमी इस वजह से बंद करने पड़ रहे हैं, तो वाकई इस तरीके का है या ये भी केवल एक प्रोपेगेंडा नहीं है? सरकार ने तो सही कहा है, सरकार तो सलाह दे रही है लोगों को, डरने की स्थिति में नहीं है, डरने की स्थिति नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन सावधान रहना जरूरी है ना, क्योंकि वेस्ट करना कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, तो सावधान रहना, सरकार तो सबको सावधान कर रही है। और खाड़ी से तेल गैस तो छोड़ा, फर्टिलाइजर कितना आता है हमारे लिए, और फर्टिलाइजर पर हम तो एक कृषि प्रधान देश है, फर्टिलाइजर पर कितना निर्भर है, तो उसको भी असर पड़ेगा ना। तो हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, और ये शांति वार्ता आगे बढ़े, और ये सब खाड़ी का ये सब खुल जाए, रास्ता खुल जाए बिना कोई रुकावट, तो सबके लिए अच्छा है, भारत के लिए विशेषकर अच्छा है। हमारे ये तो तेल गैस ये तो हम देख रहे हैं ना, परंतु लगभग कितने 9-10 लाख कम से कम भारतीय मजदूर वहाँ कार्यरत है। बिल्कुल, उनका जीवन भी तो प्रभावित हो रहा है ना। बिल्कुल, मैं तो लाखों में होंगे, मैं तो मुझे संख्या भी पता नहीं, लेकिन लाखों में अपने यहाँ लोग वहाँ कार्यरत है। बिल्कुल, तो उनका जीवन। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाजपेयी सरकार जब आई उससे पहले हमारे पास स्टॉक यार्ड नहीं हुआ करते थे तेल को लेकर, इनको सबको लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जसवंत सिंह जी साहब बहुत बड़े प्रोमिनेंट रोल में वहाँ थे। उसके बाद हमने जो है इनके स्टॉक करने के लिए हमने बनाए काफ़ी कुछ, हमने उसका इम्पैक्ट है ये आज कि हम पर उतना मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा तेल की कमी के बावजूद। दूसरे देशों में यार, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो 400 रुपए के लीटर तेल पहुंच गया वहाँ हमारे, बल्कि हमने तो और सब्सिडी कम कर दी जो केंद्र सरकार दे रही थी, ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़े ना, उससे महंगाई पर असर नहीं, क्योंकि पेट्रोल और सीधे तौर पर जो है वो हमारे हर डेली यूज की चीज इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या वो एक वाइज स्टेप था अटल बिहारी सरकार का कि उस वजह से जिस तरीके से हमने स्टॉक किया, 60 दिन का हमारे पास स्टॉक रखने की ताकत क्षमता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि उस समय आप याद होगा आपको कि जब पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण करे थे, बिल्कुल, तो भारत पर भी तो प्रतिबंध लगे थे ना, और भारत पर प्रतिबंध कई महीनों साल भर चले थे, मतलब 1.5-2 साल तो चले ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब प्रतिबंध लगे थे
तो उसको पार कैसे करें। उस समय ये सोच थी कि प्रतिबंध, भारत पर प्रतिबंध लगे और उस समय ऐसी युद्ध जैसी स्थिति हो, तो अगर तेल नहीं है, अपने स्टॉक नहीं है, तो अपनी टैंक कैसे चलेगी, अपने विमान कैसे चलेंगे। ये तो प्लानिंग में गया है ना, ये विषय तो प्लानिंग से आया ही है। तो इसलिए स्टॉक का जो बनाया है, जहाँ भी हमने स्टॉक्स हैं प्राकृतिक हिसाब से बने हैं, जो कैबन जो इसमें बनाते हैं, इसीलिए तो मैंने मूल बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसे संकट के समय अगर युद्ध देश पर आ जाए तो क्या करेंगे फिर। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा वैश्विक राजनीति से इधर हटके आपकी तरफ थोड़ा सा फोकस होते हैं। देखिए जसवंत सिंह जी साहब जैसे डिग्निटी के आप सुपुत्र हैं, राजनीति को सीखा, तो आपके राजनीति के पहले गुरु कौन? मुझे राजनीति में लाने वाले सज्जन अडवाणी जी हैं। अच्छा। मैं नहीं कहूँगा गुरु, बट अडवाणी जी ने विषय छेड़ा था मेरे से कि राजनीति में आने के लिए। उस समय मैं पत्रकार था, दिल्ली में लिखता था दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में। और जैसे आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, उस समय अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो कई वर्षों से लेख पढ़ रहे थे और अडवाणी जी को शौक है पढ़ने का, तो उससे संबंध बढ़े और उन्होंने ये विषय उठाया था। क्योंकि जहाँ गृह जिला है बाड़मेर जैसलमेर की सीट जनसंघ से भी लेकर कभी जीती नहीं थी पार्टी ने, तो उसी को लेकर अडवाणी जी ने कहा कि आप सोचो आगे के लिए, भविष्य के लिए तैयारी करो। तो मैंने कहा कि वो तो मेरे हाथ में नहीं हो, तो पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो फिर ये दोनों ने चर्चा करके फिर ये बात आगे बढ़ी। तो कितना आपको मतलब सीखने को मिला फादर साहब से, कितना सीखने को मिला इस राजनीति में? आज आपको लगता है कि उनकी सिखाई हुई चीजें जो आज वाकई इम्पोर्टेंस रखती हैं? उन्होंने मैंने ग्राउंड लेवल के हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं सलाह दी। उसने उस समय भी नहीं था ना, क्योंकि वो मंत्री थे, केंद्र मंत्री थे, व्यस्त थे, और मैं यहाँ प्रवास में। तो उनकी एक ही बात हमेशा, जो तो बचपन से रही है, कि जो भी काम करो सच्चाई से करो और अपनी इमेज को ध्यान रखना, क्योंकि वो कभी नहीं खोनी। बिल्कुल। आप पत्रकार हैं और पत्रकार की कितनी लाइफ बिजी होती है, और एक पत्रकारिता करना और राजनीति करना दोनों बिल्कुल अलग हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन करना जो है ना, जो करता है उसको मालूम होता है कि पत्रकारिता के लिए आपको शांत चित्त, शांत दिमाग और फोकस्ड होके और सारी चीजों को करना। आप तो लगातार कॉलम्स भी लिखते रहे हैं, अभी भी आपके जारी हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? क्योंकि बहुत कठिन है ये बिठा पाना। बहुत कठिन है, और वैसे जैसे आपने कहा मेरे कॉलम रेगुलर हैं और मुझे मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे आपको पता है स्टोरी की डेडलाइन होती है। कई बार मैं लेट हो जाता हूँ और मेरे जो संपादक हैं वो परेशान तो होते ही हैं, परंतु कॉलम उनके लिए, उनको अच्छा लगता है कॉलम, तो मुझे थोड़ी इतनी छूट दे देते हैं। समस्या लिखने की समस्या तो है ही है, क्योंकि आपको समय चाहिए कॉलम लिखने के लिए, शांति चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, परंतु फोन बार बार आते रहते हैं। और विषय, स्थानीय विषय से लेकर कुछ विषय कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वहां से गियर शिफ्ट करना और वापस उस लेख पर आना बहुत कठिन है। परंतु उससे ज्यादा समय लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक लेख लिखना, 800 शब्द का लेख लिखना, उसके लिए आपको हजारों शब्द पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने स्टोरीज पढ़नी पड़ती है, कितनी रिपोर्टिंग पढ़नी पड़ती है। और मेरी टीवी की आदत है नहीं, इसलिए मैं दिन में जब मौका मिले मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। तो उसी को लेकर अपना वो ओपिनियन जो बनाना है, अपना विषय, उसको लेकर मुझे विषय सुझाव देना पड़ता है कि मैं इस विषय पर लिखूंगा। तो वो भी, क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं स्टोरी, सबकी स्टोरी अलग होनी चाहिए। सब चाहते हैं कि मेरी स्टोरी यूनिक हो। बिल्कुल। और मेरी स्टोरी जैसे कोई और नहीं लिखे, तो यूनिक लिखने के लिए सब दूसरों की भी तो पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी और क्या लिख रहे हैं, और अपने कंटेंट के लिए लिखना,
बार बार पढ़ना पड़ता है, तो कठिन है, इजी नहीं है। मीडिया से आप जुड़े हैं, पत्रकार भी आप हैं, राजनीति को भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं, सरकार का पार्ट आप हैं, इतना सारा सब कुछ है, सब जगहों को आपने देखा। मीडिया के तौर पर देखे, क्योंकि मैं भी एक मीडिया मैन हूं, तो मुझे भी लगता है कि जो आज से 10 साल 20 साल पुराना जो मीडिया था, क्या चेंजेस हुए हैं और क्या ये हम पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये जो है एक नेगेटिव तौर पर मीडिया अब वर्क करने लगा है? क्योंकि कई तरीके की स्थितियां मीडिया को लेकर है। आम आदमी में छवि मीडिया को लेकर जो एक विश्वास की थी, वो थोड़ी सी डिगने लगी है। चिंता का विषय है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक समय ऐसा था कि मीडिया का मतलब होता था कि प्रिंट, बिल्कुल, और सब प्रिंट पर ही निर्भर थे। और एक मुझे याद है सर्वे, प्यू जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उनका सर्वे ज़्यादा 20-25 वर्ष पहले की बात है, और प्रिंट मीडिया को लेकर, प्रिंट शब्द को लेकर उन्होंने विश्व भर में एक सर्वे करा था कि किस देश में छपे हुए शब्द पर कितना प्रतिशत का विश्वास है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो सर्वे। भारत सबसे हाईएस्ट था आंकड़े, 72%। ओके, कि भारत के रहने वाले शब्द को मानते हैं, उसकी मान्यता उनके लिए संपूर्ण है। और पश्चिमी देशों में 35%, 40%, 50 के पार तो कोई थे ही नहीं। और प्रिंट से लेकर आज मैं समझता हूँ जिसके पास स्मार्टफोन है वो सभी पत्रकार हैं। बिल्कुल, कैमरा उनके पास हो गया, और साइकिल वाला गिर गया, उसकी स्टोरी बन जाएगी। गाय ने किसी को पीटा या मार दिया, सींग लगा दिया, बिल्कुल सींग लगा दिया, वो स्टोरी बन जाएगी। ये स्टोरी आजकल जो विजुअल स्टोरी जो सर्कुलेशन में है, उस पर ज्यादा लोगों की रुचि है और पढ़ने में रुचि कम है। ये थोड़ा सा ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जब देश कम पढ़ेगा, आगे जाकर सोच समझ और जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस, तो वो एनालिसिस प्रभावित होगी। बिल्कुल। बात प्रिंट की आई तो अभी आप एक बुक पर भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, और जल्दी हमारी तो शुभकामनाएं उस बुक को लेके जल्द से जल्द आए। तो वो कब तक आएगी और वैसे विषय क्या है और किस तरीके से आप उसको अभी लिखने में व्यस्त हैं? मैं भगवान करे मैं व्यस्त हूँ, हो नहीं सकता क्योंकि मुझे समय नहीं मिला उसको खत्म करने का। वैसे तो पूरा खत्म है, उनके पास गई है। ये विषय है भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका गई थी। अच्छा। ऑफिशियल जो रिपोर्ट है जो है, पर कुछ अधिकारियों ने एक डायरी रखी थी, और मेरी बुक उस डायरी पर निर्भर है, बेस्ड है। बिल्कुल जैसे उन्होंने लिखा है उसी को मैंने रिपोर्ट करा है, उसी को मैंने सिविलियन भाषा में बनाया है। और कुछ और जो बिंदु थे जो उन्होंने उसमें कवर नहीं करे, उसको मैंने जोड़ा है, कई बिंदुओं को जोड़ा है। लोकल राजनीति, उस समय की श्रीलंकन राजनीति, भारत में जो चल रहा था, टेंशन चल रहा था श्रीलंका को लेकर, श्रीलंकन टाइगर्स को लेकर, वो तमिल टाइगर्स, और तमिल जनता को लेकर, वो सब विषय इसमें जोड़े हैं। और भेजने के बाद मुझे फिर पब्लिशर, उस एजेंट की तरफ से जो आया मैसेज की, वो बहुत प्रसन्न है। परंतु आज के जो पढ़ने वाले हैं उनको पता ही नहीं कि उस समय ये घटना क्यों हुई या ये विवाद क्यों हुआ। तो उसको लेकर एक चैप्टर में मैंने जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर टाइप वो मैं लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ समय मिला नहीं वापस उसको ख़त्म करने का, तो उसके लिए मुझे कुछ समय निकालना पड़ेगा। लास्ट में वही है, बाकी तो सब रेडी है। नहीं, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो बुक आएगी, हमको भी इंतज़ार रहेगा। हमारी जो अभी जनरेशन है, नई जो जनरेशन जेन जी, वो भी उससे जुड़े, और हम तो ये चाहेंगे उस पर फिल्में भी बने, और इस तरीके का सिनेमा शुरू हो गया है। जी हाँ। जो रियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, और वो अब तो इसलिए वो है, तो हम चाहेंगे कि वो भी जुड़े, सारी चीज़ें हों। एक घटना बताता हूँ आपको। कि वो हमारे एक अधिकारी हैं, वो बिल्कुल
यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्होंने वो श्रीलंकन टाइप लुंगी पहनी थी, बनियान पहना था, और एक गांव में गए। उन्हें रूप लिया कि वो तमिल टाइगर के हिसाब से, एक टोली के हिसाब से, और वहाँ खड़े थे। उनके साथ जो सैनिक थे जो तमिल बोल रहे थे, वो गांव वालों से चर्चा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति थोड़ा होशियार था, वो थोड़ा नजदीक आया और अपने अधिकारी का मुंह खोला, उसने ऐसे दबा के मुंह खोला, कहा कि तमिल में कहा कि तुम तमिल नहीं हो, तुम इंडियन हो, श्रीलंकन नहीं हो, तुम इंडियन हो, क्योंकि तुम्हारे जो मुंह से कोकोनट ऑयल की बदबू नहीं आ रही, तुम्हारे आर्मी की हाइड्रोजन ऑयल की बदबू आ रही है। ओह, तो ऐसे ऐसे किस्से भी उस बुक में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा हम आपके उस पर थोड़ा सा फोकस करें, आपकी राजनीति पर, क्योंकि आडवाणी जी ने आपको लेके आए। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी, जनसंघ और वो सारी सब चीज़ों से आप जुड़े रहे? फादर साहब जो हैं वो बीजेपी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे, और आपका एकदम बीजेपी से थोड़ा सा मोह भंग हुआ, आप कांग्रेस में चले गए, फिर वापस बीजेपी में आए। वो थोड़ा सा, वो हमारे दर्शक थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनमें बिल्कुल वो खून में आ जाता है, वो डीएनए में आ जाता है। तो वो चेंज कैसे, विचारों का चेंज कैसे हुआ, आखिर था क्या वो सब कुछ? देखिए, विचार कभी चेंज नहीं होते और डीएनए तो चेंज नहीं होता, वो तो वही रहेगा। परंतु कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हुई, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हुई, तो लगा कि एक दूरी हो गई है, और उसको, उस दूरी को टैकल करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़े। और जब वो परिस्थितियां नहीं रही, वो बदल गई, परिस्थितियां बदलकर वातावरण पक्ष में हो गया और सामान्य तरीके से हो गया, जैसे होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, तो फिर बीजेपी में तो घर ही घर है ना। जैसे मैंने वो प्रधानमंत्री की सभा में कहा था कि ये घर वापसी नहीं है, ये तो मूल निवास पत्र है। हाँ, बिल्कुल। तो अपना जो मूल निवास है, मैं मूल निवास में वापस है कि जहाँ भी जाना था, लेकिन मूल निवास तो मूल निवास है। तो आज सरकार वो सर्टिफिकेट बनता है ना मूल निवास के हिसाब से, बिल्कुल, तो वही मूल निवास है। क्या लगता है राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें, तो एक दौर था वसुंधरा राजे का, और उससे पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब का, और अब एकदम एक आम कार्यकर्ता को लेकर और मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई तरीके की बातें भी आ रही, लोग बाग बीजेपी की अगर कुछ लोगों की हम बात करें तो दिल से शायद अपना नहीं पा रहे हैं। बराबर इस तरीके की होती है कि मुख्यमंत्री चेंज कर दिए जाएंगे या इस तरीके से। तो ये उठा पटक जो है राजनीति की, आप कैसे देखते हैं एक राजनीतिक के तौर पर? मैं तो समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए एक इतना अच्छा संदेश है कि जो सामान्य कार्यकर्ता, सरल प्रभाव का, सरल जीवन का, और जिसने पार्टी के लिए एक पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक पार्टी के लिए सेवा करी है, और पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी का ना। जैसे आपने बोला ना, आडवाणी जी ने मुझे प्रभावित करा ज्वाइन करने के लिए, उनके पीछे ऐसा कोई है ही नहीं जिन्होंने उनको थप्पी दी होगी या कोई आगे बढ़ाया होगा। अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने विवेक से जिन्होंने मेहनत करी और वहाँ पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे, और ऐसे सज्जन व्यक्ति का चयन हो, मैं तो समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है। किसी परिवार के नाम से किसी को चुना जाए तो वो उसमें प्रजातंत्र के लिए क्या फायदा हुआ? वो तो फिर आम कार्यकर्ता तो सोचेगा कि ये ठीक है, वो तो जन्म के कारण वो वहाँ पहुँच गए। अगर मेरा भी जन्म उस परिवार में होता या उस कुटुंब में होता तो मैं भी पहुँच जाता या मैं भी पहुँच जाती। परंतु यहाँ एक सज्जन सरल स्वभाव के व्यक्ति को जो चयन हुआ है, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है। लोग कोई लोग राजी नहीं होंगे, लेकिन आम जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता को लगता है कि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी उनके साथ, उन्हीं के दिशा में चल रहा है, या उन्हीं के, वो समझ सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। राजनीति में आपने लोकसभा सदस्य भी आप रहे और कांग्रेस में भी आप गए। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा अजीब सा परसेप्शन क्रिएट हुआ है।
कांग्रेस को लेकर भी एक बड़ी विडंबना सी स्थिति है। जिस तरीके से अभी आसाम के चुनाव में हेमंता विश्व शर्मा का जो जिस तरीके से उनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट वाला मामला उजागर हुआ, करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा साहब ने, और उसके बाद अब वो भागते फिर रहे हैं। और अभी कुल मिला के जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है कांग्रेस की, आपने कांग्रेस को भी देखा, राहुल गांधी से भी आप निकट रहे, क्या लगता है ये क्या हाशिए पे जा रही है? क्योंकि धीरे धीरे कम होती जा रही है कांग्रेस, तो क्या ये उसकी सर्वाइवल की स्थिति पैदा हो रही है, या वो गर्त की तरफ जा रही है, या अभी भी कुछ उम्मीद है कोपलें फूटेंगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं राहुल गांधी को निकट से देखा है, बात सही है। कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार पर निर्भर होना उनके भविष्य के लिए उनके हित में नहीं है, प्रजातंत्र के भी हित में नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चयन जब केवल परिवार के हिसाब से हो तो प्रजातंत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए। राहुल गांधी मेरा अच्छे संबंध है और संबंध रहेंगे, एक सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु सब भार उन्हीं पर डालना कि उन्हीं के पास सब विषयों का समाधान है या उन्हीं के पास सब संकट से हमें दूर कर सकते हैं, ये भार उन पर डालना भी नहीं चाहिए। और ये देश के हित में भी नहीं है। देश के हित में हो कि जो व्यक्ति कुछ भी हो, कहीं से भी हो, अगर उनमें इतना विवेक है, प्रभाव है, वो नेतृत्व दे और चयन उस हिसाब से होना चाहिए। आपने मेयो कॉलेज से पढ़ाई करी जी, फिर आप यूएस भी गए, आपने अपना जो पीजी है वो इंग्लैंड से किया। जी, लोगों तक ये बात है भी नहीं। जी। क्या लगता है आज का जो जनरेशन है उनको, आजकल राजनीति में आदमी देखता है कि बस कहीं कुछ नहीं हुआ तो राजनीति में आ जाए, तो क्या संदेश है आज के यूथ को? क्योंकि बड़ा चेंज हो रहा है। हमने बांग्लादेश देखा, हमने नेपाल में भी देखा जिस तरीके की स्थितियां हैं। जेन जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। उनको क्या संदेश है आपका? आपका जो सारा अभी तक का अनुभव है वो उनको कैसे आप देखिए, अच्छे मैं समझता हूँ कि राजनीति में अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है। अच्छे का मतलब जिनकी सोच जनहित में हो, स्वयं के हित में नहीं हो, जनहित में हो। और राजनीति एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जब व्यवसाय बनेगा तो इसका मतलब आप स्वयं के लिए कर रहे हो, जनहित के लिए नहीं कर रहे। और राजनीति में आने से पहले मेरा हमेशा सब जो भी मुझसे पूछता है मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि राजनीति में आने से पहले आप कुछ समय के लिए नौकरी करिए। नौकरी कहीं से भी हो सकती है, सेना में भी हो सकती है, मेरे जैसे पत्रकारिता में भी हो सकती है, दुकान में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, आपके स्टूडियो में भी हो सकती है। लेकिन नौकरी करने का मतलब आप की एक जिम्मेवारी हो ऑर्डर सुनने की, ऑर्डर देने की, जिससे उस संस्था का लाभ हो। अगर आप केवल स्वयं के लिए सीधा कोई भी स्तर हो, वार्ड पंच से लेकर आप सीधी शुरू से वही राजनीति कर रहे हो, तो आपने कभी ऐसा अनुशासन नहीं देखा ना। और भारत में अनुशासन की बहुत बड़ी कमी है, विशेषकर राजनीति में बहुत बड़ी कमी है। अनुशासन शब्द का, अनुशासन लगाव का, समय का तो है ही है, पर अनुशासन की बहुत बड़ी कमी है। बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल कहना चाहिए कि एकदम खाली सा नजर आता है, कोई इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं है सारा। लेकिन अब रिफाइनरी आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो कौड़ियों के दाम पे जमीनें थी वो बहुत ऊंचे दामों पर उछल गई और लोगों का वहाँ इम्पैक्ट होने लगा। राजनीतिक लोग वहाँ जाने लगे, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो वहाँ जाने लगे, और भी जो लोग हैं वो वहाँ जाके अब जमीन तलाशने लगे भी वहाँ जमीन मिल जाए हमको। कितना बदला बाड़मेर, कितना बदला पश्चिमी राजस्थान इससे, और क्या टूरिज्म की क्या संभावना है? बहुत 20 वर्षों में बहुत बदला है। तेल को लेकर जब से 2004 जो पहला
तेल खोज की जब घोषणा हुई थी तब से लेकर आज तक भाव बढ़े हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, क्योंकि कोई अपनी जीप गाड़ी को दे रहा है ठेके पे, कोई अपना ट्रैक्टर लगा रहा है, किसी ने अपनी ज़मीन लीज पर ली है, जो धोरों की ज़मीन जो कम उपजाऊ थी, मैंने सिर्फ बरसात में कुछ बाजरा कुछ ग्वार हो सकता था, उसको लेकर वहाँ कुछ इनकम हो रही है, और वो इनकम से लेकर लोग अपना व्यवसाय चाहे बाहर जाकर उन्होंने इन्वेस्ट करा, और कि उन्होंने गंवा भी दिया, कुछ छोटे नशे में गंवा दिया, कोई गाड़ी खरीद कर उसमें गंवा दिया। तो सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, और जो प्रभाव है वो हमेशा अच्छी दिशा में नहीं है। कुछ व्यक्तियों ने, कुछ परिवारों ने अच्छा काम भी करा है और आगे बढ़े भी हैं, और कईयों ने अच्छा नहीं करा, मतलब वो उन पर अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, आपने नेगेटिव भी किया है। तो रिफाइनरी जीवन रेखा तो बदलेगी, मतलब पश्चिमी रिफाइनरी से आप ऐसी उम्मीद पर रखना कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी पर है, परंतु जो एंसिलरी यूनिट्स हैं उससे जो आगे जो ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा पॉलिथीन, छोटी छोटी चीज़ें उससे निकलती है ना, उनको लेकर जब इंडस्ट्री बढ़ेगी यहाँ वहाँ बहुत स्कोप है, उससे लोगों को रोजगार मिलने की और आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। राजस्थान को देखें तो पर्यटन पर निर्भर राज्य है। तो अगर हम बात पश्चिमी राजस्थान की करें, वहाँ आप पर्यटन को कैसे देखते हैं? आप जैसलमेर सिटी को देख लीजिए, जैसलमेर आसपास देख लीजिए, इतनी कम जनसंख्या है, परंतु 4-5 गुना ज़्यादा पर्यटक आते हैं वहाँ हर साल, और कभी कभी तो जगह ही नहीं होती दूसरों के लिए, मैंने हम स्थानीय लोगों के लिए जगह ही नहीं होती, इतने सारे पर्यटक आ जाते हैं, विशेषकर दिसंबर में जब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो। स्कोप तो बहुत है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ कम लोग जा रहे हैं, या एग्जॉटिक जगह, और उसको लेकर शादी ब्याह भी ऐसी जगह हो रहे हैं जो पहले कभी सोचते ही नहीं थे। डेस्टिनेशन वेडिंग कॉन्सेप्ट बन गया। तो जयपुर में बड़े महल में, या जैसलमेर में कोई रेगिस्तानी शादी, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें रेगुलेट करना बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ कि अगर रेगुलेट तो हो जाता, अगर इतना अनुशासन होता तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो दुख, मैंने ये पहले भी कहा है, जो सबसे बड़ा दुख मैंने देखा, तनोट से लेकर जब बॉर्डर की तरफ जाते हैं, पर्यटक आते हैं, गाड़ी में आते हैं, और उन्होंने जो कचरा करा है प्लास्टिक का रेगिस्तान में, आप भी हैरान हो जाओगे, इतना कचरा करा है। ये सिविक सेंस लाना बहुत जरूरी है। इस पे तो सरकार, बीएसएफ इतना परेशान है क्योंकि वो पूरा एरिया बीएसएफ के अंडर है, बिल्कुल, और बीएसएफ वाले इतना मैन पावर ही नहीं है कि उनको मेंटेन करे या उन पर कुछ काबू करे उनको। तो बीएसएफ बहुत परेशान है, और इससे हमारे जो वन्य जीव हैं उन पर नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। अभी साहब, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी और उधर की साइड में बड़ा एक मसला जो है रावणा को लेकर बड़ा चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, ये विषय दो व्यक्तियों के बीच में है, और इसको लेकर कुछ भी जो घटना हुई है आपस में, जो चर्चा हुई है, आपस में जो बात हुई है, उसको लेकर समाज को बीच में लाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और ये दो वैसे भी ये दोनों पड़ोसी हैं, उनके गांव नज़दीक में ही हैं आपस में, तो आप आराम से बैठकर इसको सुलझा सकते हैं, और इसको एक कोई समाज का विषय, और जिस प्रकार की भाषा, लोग मुझे भी फ़ोन करके कहते हैं कि ये वो है, ये युद्ध है। मैं कहा कोई युद्ध तो सिर्फ ईरान में हो रहा है, ये कोई युद्ध की बात नहीं है। इसको आराम से बैठकर, लोकल विषय है, लोकल विषय ही आपस में बैठकर इसको सुलझाना चाहिए। आपको लगता है समाज को इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें? व्यक्ति को लेना चाहिए, ये विषय व्यक्ति का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज का विषय नहीं है। और
व्यक्ति अपने विवेक से साथ में बैठकर उसको सुलझा लें। इसी लेवल का ही है ये। चलिए, बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और आगे राजनीति में और क्या कुछ, और जिस तरीके से आपका पत्रकारिता चल रहा है, लगातार कॉलम भी आप लिख रहे हैं, किताब पर भी आप काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं भाई मानवेंद्र सिंह जसोल साहब को हम कहाँ देखें। वो तो पार्टी पर निर्भर है, जैसे पार्टी तय करेगी। अभी तो पहला तो जो चुनौती है वो पंचायती राज चुनाव की है, और उसमें कुछ मौखिक रूप से जिम्मेवारी दी है अपने क्षेत्र की। पहले वो जिम्मेवारी पूरी करनी है, पार्टी को सफलता दिलानी है। मुझे विश्वास है कि जब भी चुनाव होंगे परिणाम अच्छा होगा, और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है ही, लोकसभा चुनाव उसके बाद है, परिसीमन होना है। ये तो घोषणा हुई है। अब परिसीमन किस प्रकार का हो, उसके मापदंड कैसे हो, जब लोकसभा विधेयक पारित करेगी तो फिर पता चलेगा कि परिसीमन किस आधार पर होगा, और परिसीमन के बाद क्या हो। ये तो अभी बातें ऊपर है, लेकिन वर्तमान में सबसे पहले चुनौती पंचायती राज की है, और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोकसभा के भी सदस्य रहे, विधानसभा के भी, ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ? देखिए, काम की दृष्टि से देखें तो ज्यादा काम विधानसभा से होता है, क्योंकि आम जन का जीवन राज्य सरकार की संस्थाओं से प्रभावित है, और केंद्र सरकार से लोग एक संबंध कम होते हैं। या तो कुछ, जैसे हमारा बॉर्डर एरिया है, तो पाकिस्तान के कारण, क्योंकि हमारे अधिकतम परिवारों की रिश्तेदारी हिंदू या मुसलमान हो, उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है, तो आना जाना, वीज़ा, वो केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है। उसमें सेवा करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, और कई बार सफलता हुई है, तो इसलिए लोग उम्मीद रखते हैं कि हमें वो मौका मिलता रहे। आम जन और दिन के जो काम है, चाहे पटवारी से लेकर थाना, ये सब राज्य सरकार के विषय है, तो काम ज़्यादा राज्य सरकार से पड़ता है, और विधायक कार्यकाल में ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके कई पहलुओं को हमको जानने का मौका मिला, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप राजनीति में भी जिस तरीके से आपके फादर साहब ने नाम और ऊंचाइयां छुई, हम भी चाहेंगे कि आप भी उस ऊंचाइयों तक जाएं। और उस किताब का जरूर हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि वो ऐसा पहलू है जो आपको समझने की हम कोशिश करेंगे उसमें। और आपकी पत्रकारिता, आपके कॉलम लगातार हम हमारे दर्शकों से भी कहेंगे कि वो पढ़ें, समझें और चीज़ों की गहराइयों तक जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।